द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। अब देखिए, अपर साइड में जो टंग है वो क्या है, फ्री है, आप जिस तरह मूव कर सकते हो उसको कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोअर साइड में आप ज़्यादा उसको मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोअर साइड में क्या होता है कि नीचे आप अगर टंग को हल्का सा रोल करोगे, ठीक है, और देखोगे या टच करोगे अपने हाथ से, उंगली से, तो आपको दिखेगा कि एक स्मॉल मेम्ब्रेनस अटैचमेंट दिखेगा आपको, ठीक है, पीछे के साइड, बैक साइड में एक स्मॉल मेम्ब्रेनस अटैचमेंट दिखेगा। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। वो क्या करता है कि नीचे से हमारे टंग को एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फ्लोर से, हमारे पूरे बकल कैविटी का जो फ्लोर है वहाँ से ओरिजिनेट होता है वो मेम्ब्रेन, और टंग को टच करता है और दोनों को जोड़ता है, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस, ये तो सबको पता होगा कि जो टंग का अपर सरफेस है वहाँ पे क्या होता है, पेपिला होता है, उसके अंदर टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड हमें क्या करता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट, स्वीट्स और ये सब हमें मिलते हैं। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, और कुछ ऐसे पेपिले होते हैं जिसमें टेस्ट बड होते हैं, सारे सबके डिस्कस करेंगे हम, सबको डिस्कस करेंगे। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एनसीईआरटी खुली हो तो आप हाईलाइट कर सकते हो इसे, कि जो फेरिंग्स होता है ना वो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो फेरिंग्स होता है एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज या सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इंपॉर्टेंट। द ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया, जो जिसको हम कहते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप, ओसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। तो ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन्स इनटू फेरिंग्स। अब देखो, कंफ्यूज ना होना, ओपन्स लिखा है लेकिन वो नीचे से ओपन नहीं होता। जैसे नॉर्मली आप जो दिमाग में रखते हो वही रखते हो कि यार ऊपर से कोई चीज़ खुल रही है, ऊपर से कोई चीज़ आ रही है, नीचे को किस चीज़ में खुलेगी, लेकिन यहाँ है कि ऊपर की बात हो रही है। यहाँ का जो ओपनिंग है वो उसके ऊपर की बात हो रही है। मतलब कि अगर आप ओसोफेगस की ओपनिंग देखोगे तो आपको गलेट जो ओपनिंग होती है, विंड पाइप की ओपनिंग आप देखोगे तो ग्लॉटिस दिखेगा, और दोनों के जस्ट ऊपर वो क्या होगा, फेरिंग्स। तो ये दोनों खुलेंगे ऊपर साइड में, किसमें, फेरिंग्स में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पे आया है। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में हरदम रखना है कि कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, किसका, कार्टिलेजिनस फ्लैप। आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा कार्टिलेज इसको करता है, आगे पढ़ाऊंगा कि कौन सा कार्टिलेज है, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, जो इसको कवर करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे आपको, कि जो कार्टिलेज होता है ना वो यहाँ पे, मतलब जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर करेगा। किस टाइम पे कवर करेगा और क्या फंक्शन होता है, बात को समझिएगा। जब आप स्वेलो करेंगे ना खाने को, जब आप खाने को स्वेलो करेंगे उस टाइम आप देखेंगे कि वो खाना आपके ओसोफेगस में जाता है, ना कि आपके ग्लॉटिस में जाता है। अगर वो ग्लॉटिस में जाएगा तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, ठीक, ट्रैकिया से होते हुए, तो वो उस समय थोड़ा डेंजर वाली बात हो जाती है। वैसे वो फिजियोलॉजिकली डिफेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब ग्लॉटिस के थ्रू जाए, हाँ, जब गलेट के थ्रू जाएगा वो, तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे आपके स्टमक में हो जाएगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आप खाने को स्वेलो करोगे ना, जब खाने को आप स्वेलो करोगे उस टाइम एपिग्लॉटिस क्या करेगी, ग्लॉटिस को कवर कर देती है। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देती है, जिसके वजह से खाना जो है वो ग्लॉटिस के अंदर नहीं जाता है, बस एयर पैसेज होता है, और क्या कहते हैं कि जो खाना होता है वो गलेट में चला जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे ही आप स्वेलो करके हटाओगे, मतलब स्वेलो कर लोगे, खाना अंदर चला गया, उसके बाद आपका एपिग्लॉटिस फिर ऊपर आ जाएगा और आप आसानी से एयर ले सकते हो, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यू कैन नॉट ब्रीथ वाइल स्वेलोइंग। आप उस टाइम हवा को अंदर नहीं ले सकते जब आप स्वेलो करें, क्योंकि आपका एपिग्लॉटिस बंद है, तो आप कैसे ले पाओगे, ठीक है। तो ये सब जनरल सी बात है, दिमाग में आप रखे रहोगे, समझे होगे तो आप लिख लोगे इसका आंसर। आते हैं, द ओसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। सबको पता होगा कि नेक से होते हुए ओसोफेगस जाता है और पोस्टीरियरली मतलब पीछे के साइड से निकलता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया नेक यहाँ लिखा हुआ है, अब समझना, जिसका जितना बड़ा नेक उसका उतना बड़ा ओसोफेगस। तो किसका सबसे बड़ा नेक, जिराफ,
तो सबसे बड़ा ओसोफेगस किसका? जिराफ का। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है, सर्सन रीजन वगैरह में। और आते हैं एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायाफ्राम। नेक से थोरेक्स होते हुए डायाफ्राम के बीच में ओसोफेगस निकलता है, ठीक है। एंड लीड्स टू द जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। वहाँ से वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। अब वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर सबको पता होगा, वो है स्टमक। वो क्या है? स्टमक, ठीक है। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक। अब देखो, स्टमक में खाना आ रहा है, स्टमक में क्या आ रहा है? खाना आ रहा है। ऊपर से फूड आ रहा है, ऊपर से फूड आ रहा है मतलब खाना आ रहा है स्टमक में। वहाँ क्या होगा ना कि जैसे ओसोफेगस और स्टमक के बीच में आप देखोगे तो एक स्फिंक्टर मिलेगा। एक क्या मिलेगा? स्फिंक्टर मिलेगा। वो क्यों होता है कि मान लो खाना तुम्हारे स्टमक में आ चुका, अब खाना कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, खाना का बैक फ्लो ना हो जाए किसमें? ओसोफेगस में दोबारा। तो वो क्या करता है? स्फिंक्टर उसको बंद कर देता है। जब खाना आपका अंदर होता है, डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है, उस टाइम क्या होता है? वो गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करेगा? आपके उस अपने आप को क्लोज कर लेगा। क्लोज करेगा तो क्या होगा? खाने का ब्लैक फ्लो नहीं होगा। आपने एक और नाम सुना होगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है कि भैया ओसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, जिसकी वजह से अगर आपका खाना ऊपर है तो प्रेस करके कॉन्ट्रैक्शन कर करके वो सीधे स्टमक में गिरता है। इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लगातार चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। सर रिवर्स पेरिस्टालिसिस क्या होता है? वोमिटिंग का नाम आप सुने होंगे। वोमिटिंग को क्या कहते हैं? रिवर्स पेरिस्टालिसिस। मतलब क्या होता है कि आपका जो खाना है ना वो अब उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर आ रहा है। वोमिटिंग में ये होता है ना कि आपका खाना स्टमक से क्या होता है? गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस करके माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, राइट साइड में हमारा लिवर होता है। एंड 3 पार्ट्स, ठीक है। देखो इसमें 3 पार्ट्स दिया हुआ है, लेकिन आपको 4 पार्ट्स याद रखना है, शायद अपडेटेड नहीं है ये, ठीक है। अपडेटेड मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये 3 पार्ट। एक और होता है बॉडी, ठीक है, ध्यान रखो भाई, चौथा पार्ट भी, कि सबसे पहले कार्डियक सबसे पहले फंडिक टॉप मोस्ट पार्ट, उसके बाद कार्डियक, उसके बाद बॉडी, उसके बाद पाइलोरिक, ठीक है। अब देखो जो खुलेगा ना तुम्हारा, क्या खुलेगा? तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारा ओसोफेगस खुलेगा वो कहाँ खुलेगा? कार्डियक में खुलेगा। ओसोफेगस कहाँ खुलेगा? कार्डियक में खुलेगा। फंडिक उसकी जस्ट राइट मोस्ट पार्ट होता है, जो सबसे एंड में पार्ट आएगा वो क्या होगा? पाइलोरिक, जो किस में खुलेगा? ड्यूडेनम में खुलेगा। किस में खुलेगा? ड्यूडेनम में। बीच में जो जितना भी लार्ज पोर्शन आता है उसको कहते हैं बॉडी। आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन सी शेप्ड होती है, याद रखना, जे एंड सी, ठीक है। ड्यूडेनम सी शेप्ड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जिसको हम कहते हैं जेजनम। ड्यूडेनम के बाद अ लॉन्ग कॉइल्ड, ठीक है, मिडिल पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? जेजेनम। क्या कहते हैं उसको? शिट, उसको क्या कहते हैं हम? जेजेनम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। ओपनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक से खाना किस में जा रहा है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका है? फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब खाना जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम देखेंगे कि खाना कहाँ से आ रहा है? स्टमक के किस पार्ट से? स्टमक का लास्ट पार्ट, पाइलोरिक। पाइलोरिक और ड्यूडेनम ये दोनों आसपास होंगे। पाइलोरिक से खाना ड्यूडेनम में आएगा। पाइलोरिक पे ही एक स्फिंक्टर होगा जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं उसको हम? पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो क्या करेगा? गार्ड करेगा कि भैया किस टाइम खाना जाना है, कब जाना है। एक स्फिंक्टर है जो कि रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसा कि जो फंक्शन मैंने उसका बताया गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर का, सेम फंक्शन किसका होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी। स्फिंक्टर का मैक्सिमम यही फंक्शन होता है, रेगुलेट करना, गार्ड करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? इलियम जो लास्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में ही ओपन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्यों कहा गया? एक एंड उसका क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है, ठीक है।
विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपने नाम सुना होगा ई कोलाई वगैरह का, तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम सीकम में प्रेजेंट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई किसी भी काम का नहीं है, पड़ा रहता है। इसका फंक्शन क्या था, जब फंक्शनल था तो इसका फंक्शन क्या था कि ये हर्बीवोर्स में प्रेजेंट था और हर्बीवोर्स में सेलुलोज का डाइजेशन करता था। नहीं याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन, सीकम जो है वो किस में ओपन होगा, कोलॉन में। कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें क्या होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, 3 पार्ट होता है।